नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पृथ्वीराज रासो के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। उन्होंने चंदवरदाई को दिल्ली नरेश, पृथ्वीराज चौहान का सामंत और महाकवि माना है। महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार चंदवरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। उनके जन्म काल के संबंध में कई धारणाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनका जन्म वर्ष 1168 ईस्वी माना है तथा लिखा है कि रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराजा पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार छोड़ा था। आचार्य शुक्ल जी ने हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्राप्त चंद का एक वंश वृक्ष भी प्रस्तुत किया है। वह वंश वृक्ष शास्त्री जी को नानूराम भाट से प्राप्त हुआ था, जो स्वयं को चंद का वंशज मानता था। उनके कथानुसार चंद के 4 पुत्र थे, जिनमें से चतुर्थ पुत्र जल या जलहन था। जिस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था, उस समय चंद भी महाराज के साथ गया था और अपने पुत्र जलहन को पृथ्वीराज रासो सौंप गया था। इस संबंध में ये उक्ति भी प्रसिद्ध है, पुस्तक जलन हत दे चली गजन नरपकाज। कहा जाता है कि जलहन ने चंद के अधूरे महाकाव्य को पूर्ण किया था। महत्वपूर्ण पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं, जिनमें सबसे बड़ा संस्करण है जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशी में हुआ था, जिसकी हस्त लिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। विशेष ध्यान रखें, इनके संबंध में छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। पृथ्वीराज रासो के कुल कितने संस्करण प्रसिद्ध हैं? 4 संस्करण। सबसे बड़ा संस्करण जिसका प्रकाशन किसने किया? नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने किया। यह भी पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के सबसे बड़े संस्करण जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने किया था, उसकी हस्तलिखित प्रतियां किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो उत्तर होगा उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। पृथ्वीराज रासो के संस्करण। काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने 1584 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन करवाया था। इस संस्करण में 69 खंड हैं और प्रत्येक खंड को समय कहा गया है, यानी इसमें जो सर्ग हैं वह 69 हैं और सर्ग को समय कहा गया है और कुल 16,306 इसमें छंद हैं। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर और बीकानेर में इनकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई हैं। तीसरा लघु संस्करण, जिसमें 3,500 छंद हैं और इसमें केवल 19 समय अर्थात सर्ग हैं। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। चौथा संस्करण, जो सबसे छोटा संस्करण है, इसमें केवल 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। रासो की प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता के संबंध में निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि रासो ग्रंथ प्रामाणिक हैं या अप्रामाणिक। तो प्रामाणिकता के संबंध में विस्तार से विचार करते हैं। इन 4 संस्करणों को देखकर यह प्रश्न सहज रूप में उत्पन्न होता है कि इनमें से प्रामाणिक संस्करण कौन सा है, और इसी से लगा हुआ यह विवाद भी बढ़ जाता है कि जिनके अनुसार पृथ्वीराज रासो को एक जाली ग्रंथ माना गया है, छद्म ग्रंथ माना गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह ग्रंथ इस दृष्टि से सर्वाधिक विवादास्पद रहा है।
प्रश्न भी पूछा जाता है कि आदिकाल की सर्वाधिक विवादास्पद रचना कौन सी है, तो उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। विद्वानों ने इसमें कई वर्ग हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड आदि विद्वानों ने यह माना है कि पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण सभा से प्रकाशित हुआ है वही प्रमाणिक है, यानी जो प्रथम संस्करण सबसे बड़ा बृहत संस्करण है वह प्रमाणिक है। दूसरा वर्ग रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामलदान, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर, डॉक्टर मुंशी प्रसाद आदि विद्वानों का है जो रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ घोषित करते हैं। इनके नाम भी पूछे जाते हैं। विशेष ध्यान रखें कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों विद्वान कौन से हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड। और दूसरा वर्ग जो इसको अप्रमाणिक मानता है, कवि राजा श्यामलदान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर, डॉक्टर देवी प्रसाद। तृतीय वर्ग में मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटीजी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद प्रदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था, किंतु मूल रूप आजकल उपलब्ध नहीं है। चौथा मत नरोत्तम दास स्वामी का है। यह मत सबसे अलग है। चंद पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्त रूप से रासो की रचना की थी, उनमें इस मत को ही रासो मूलतः प्रबंध काव्य नहीं, अन्य कई विद्वान इससे सहमत नहीं है। वस्तुतः आरंभ से ही यह ग्रंथ विवादास्पद नहीं था। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी वर्णन शैली और काव्य सौंदर्य पर रीझ कर इसमें लगभग 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। तासी भी इसकी प्रामाणिकता में संदेह नहीं करते थे। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इस ग्रंथ का मुद्रण भी प्रारंभ करवाया था। सन 1875 ईस्वी में डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर इसे अप्रमाणिक रचना घोषित किया था। ये विशेष ध्यान रखें, सन 1875 ईस्वी में डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर इसे अप्रमाणिक रचना घोषित किया था। फलतः राजस्थान के कुछ इतिहास खोजियों कवि राजा श्यामलदास, मुरारीदान, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा आदि ने भी इस काव्य को अप्रमाणिक सिद्ध करने के सायास तर्क जुटाए हैं। इन विद्वानों ने तर्कों को निराधार सिद्ध करने का प्रयास किया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। वस्तुतः ये बात इतना उलझ गया है कि कुछ विद्वान इसे अप्रमाणिक कृति सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। अब अप्रमाणिकता के लिए तर्क। जो विद्वान ये मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो एक अप्रमाणिक रचना है, उन्होंने इसके संबंध में तर्क भी दिए हैं। जिसमें पहला, रासो में उल्लिखित घटनाएं और नाम इतिहास से मेल नहीं खाते। इसमें परमार, चालुक्य और चौहान क्षत्रियों को अग्निवंशी माना गया है, जबकि वह सूर्यवंशी इतिहास में प्रमाणित होते हैं। दूसरा, पृथ्वीराज का दिल्ली जाना, संयोगिता स्वयंवर आदि घटनाएं इतिहास से मेल नहीं खाती है। तीसरा, अनंगपाल, पृथ्वीराज और बीसल देव के राज्यों के संदर्भ भी अशुद्ध हैं। चौथा, पृथ्वीराज की माँ का नाम कर्पूरी था, जो रासो में कमला बताया गया है। पांचवा, पृथ्वीराज की बहन प्रथा का विवाह मेवाड़ के राणा समर सिंह के साथ बताया गया है, जो अशुद्ध है। पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के राजा भीम सिंह का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है, ऐतिहासिक घटना नहीं है। रासो में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन है, जो भी इतिहास में मेल नहीं खाता है। पृथ्वीराज के हाथों गौरी की मृत्यु की सूचना भी इतिहास सम्मत नहीं है। पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। पृथ्वीराज के हाथों गौरी की मृत्यु की सूचना भी इतिहास सम्मत नहीं है। पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। रासो में जो तिथियां दी गई है वह अशुद्ध है। सभी तिथियों की इतिहास की तिथियों से प्राय 90 से 100 वर्षों का अंतर है। यदि उपयुक्त तथ्यों को भी अंतिम प्रमाण मान लिया जाए, तब भी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना कहा ही जा सकता है, किंतु दूसरे पक्ष के तर्क भी इस संबंध में विचारणीय है, जो ये मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो एक प्रमाणिक रचना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि इसका मूल रूप प्रक्षेपों में छिपा हुआ है। इधर जो लघुतम प्रतियां मिली हैं, उनमें इतिहास संबंधी अशुद्धियाँ
नहीं है। घटनाओं में 90 से 100 वर्षों का जो अंतर है वह संवत की भिन्नता के कारण भी है। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने अनंत संवत की कल्पना की है। उसके अनुसार तिथियां भी शुद्ध सिद्ध होती हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि पृथ्वीराज रासो में 12वीं शताब्दी की भाषा की संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वारांत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे वह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है। रासो इतिहास ग्रंथ न होकर काव्य रचना है, अतः उसमें इतिहास का सत्य खोजना और उसमें न मिलने पर उसे अप्रमाणित घोषित करना अनुचित होगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह मत भी है कि पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी, अतः जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। यदि यह तर्क मान लिया जाए तो वह ही अंश प्राय प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं, जिसमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। जिन लोगों ने रासो में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग देकर उसे जाली ग्रंथ माना है, उसके विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है कि चंद लाहौर का निवासी था। वहाँ उस समय मुसलमानों का प्रभाव आ चुका था, अतः उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण होना सहज है। इस प्रकार विद्वानों ने बाल की खाल खींचने की चेष्टा में अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं और दूसरी ओर काव्य की प्रामाणिकता के लिए उचित कसौटी नहीं बन सकते। पृथ्वीराज रासो ही नहीं, रामचरितमानस, सूरसागर, बीजक आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों भी अनेक प्रकार के तर्क दिए जाए तो उनकी प्रामाणिकता भी किसी न किसी सीमा तक संदेह के विषय बन सकती है। रामचरितमानस में तो प्रक्षिप्त अंश स्वीकार किए भी जाते हैं। ऐसे कई पद भी मिलते हैं जो सूर और मीरा दोनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। अतः प्रक्षिप्तांशों या इतिहास विरोधी कथनों के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानना उचित नहीं है। चंद ने पृथ्वीराज की जीवन की घटनाओं का जैसा सजीव वर्णन किया है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि वह पृथ्वीराज का समकालीन कवि था। अतः रासो को अप्रामाणिक रचना मानना उचित नहीं है। यदि इस विवाद में कोई सत्यांश झलकता भी है तो वह इतना ही है कि पृथ्वीराज रासो में पर्याप्त प्रक्षिप्त अंशों का समावेश हुआ है। वस्तु वर्णन का आधिक्य है पृथ्वीराज रासो में। कवि ने बड़ी तन्मयता के साथ नगर, वन, सरोवर, किलों आदि का वर्णन किया है। युद्ध क्षेत्र के दृश्य तो अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते ही हैं। कवि ने समय और क्रिया को एक साथ बिंबों में बांधकर रंग और ध्वनियों में भी रूपायित कर दिया है। भाव, वस्तु और ध्वनि ही सम्मिलित प्रभावों का पृथ्वीराज रासो में भरे पड़े हैं। इस प्रकार यह हम इसको पूर्णतः अप्रामाणिक ग्रंथ सिद्ध नहीं कर सकते। धन्यवाद।